जम्मू कश्मीर में सत्ता के दो केंद्र देखने को मिले, एक तरफ राजभवन और दूसरी तरफ सिविल सेक्रेटेरिएट, और इनके बीच बढ़ती दूरियां किसी से छिपी नहीं। 2024 में शपथ लेने के बाद से ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के रिश्ते सुर्खियों में रहे। आरोप प्रत्यारोप, फाइलों की लड़ाई और बयानबाजी ने 2025 में इस टकराव को और गहरा कर दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर 2024 में जब उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, I, Umar Abdullah, do swear in the name of God as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. तभी राजनीतिक विशेषज्ञों ने अंदाजा जताया था कि केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे में उनके लिए काम करना आसान नहीं होगा, और 2025 ने इसे सच कर दिखाया। धीरे धीरे मुख्यमंत्री कार्यालय और राजभवन के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से खुले मंचों पर सवाल उठने लगे। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों में तनाव है, दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं, या दोनों जो है अलग अलग जो है रहना पसंद करते हैं। मीन्स के दोनों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के साथ उनका तालमेल नहीं है। अगर हम सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो लगातार ये कहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा उनके काम में जो है हस्तक्षेप करते हैं, उनको काम नहीं करने देते। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो बीजेपी है वो भी इसको रिजेक्ट करती है, इस एलिगेशन को, और वो कहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा भी ये कहते हैं कि हमारे पास मेरा काम का दायरा है, मुझे जो काम दिया गया है मैं उसी काम को करता हूँ, जो मेरे पास पावर दिए गए हैं मैं उसी को करता हूँ। उमर अब्दुल्ला इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि उनके काम में एक तरह से दखल अंदाजी होती है। जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है और एनसी का दावा है कि प्रशासनिक शक्तियां एलजी के पास और राजनीतिक जवाबदेही सीएम के कंधों पर है। इसी दोहरे ढांचे ने टकराव की सबसे बड़ी जमीन तैयार की। कई मुद्दों पर दोनों पक्ष अलग अलग बयान देते दिखे और ये फर्क अब राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है। सबसे बड़ा विवाद रहा राज्य का दर्जा बहाल करना। उमर अब्दुल्ला बार बार समय सीमा तय करने की मांग करते रहे और इसे जनता से किया वादा बताते रहे। वहीं एलजी मनोज सिन्हा कहते रहे कि चुनी हुई सरकार के पास पूरी शक्तियां हैं और अब काम करके दिखाना चाहिए, जिसके बाद दोनों के बयानों ने कई बार टकराव का रूप ले लिया। सुरक्षा के सवाल पर भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने दिखे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कानून व्यवस्था एलजी के दायरे में आती है, इसलिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं एलजी ने मुख्यमंत्री पर मुद्दों को राजनीतिक रंग देने और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। एलजी ये कह रहे हैं कि उनको जो है एक प्रोटोकॉल के तहत जो यूटी के एलजी को जो इख्तियारात हैं वो उसी इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई भी उनको मुदाखलत हो उनके काम में या उनको कोई इशू हो। दोनों तरफ से जो है एक तरफ से क्लेम्स किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से अपनी सफाई दी जा रही है अपनी तरफ से, लेकिन लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। अगर हम आम लोगों की बात करें तो एलजी और उमर अब्दुल्ला के बीच जो एक तरह से तनाव है, एक तरह से जो राहें इनकी थोड़ी अलग अलग दिख रही हैं, उससे आम लोगों को बहुत मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो आम लोग ये कह रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड हो गई है। ब्यूरोक्रेसी पे जो शिकंजा होना चाहिए था सरकार को, और एमएलएज को भी मुश्किलें आ रही हैं। मिनिस्टर्स के पास भी इतने पावर्स नहीं है कि वो अच्छी तरह से काम कर सके। हालांकि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सभी एलिगेशंस को खारिज करती है। अधिकारियों के तबादले पर विवाद ने इस तकरार को और चरम पर पहुंचा दिया। अप्रैल 2025 में 48 जेकेएएस अधिकारियों के सामूहिक तबादले के आदेश पर मुख्यमंत्री ने खुलकर आपत्ति जताई। इसे उन्होंने निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप बताया और इस मुद्दे को मुख्य सचिव से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक उठाया। दरअसल 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ऐसा ढांचा बना दिया है जहां पुलिस, कानून व्यवस्था और शीर्ष नियुक्तियों जैसे अहम मामलों पर एलजी का नियंत्रण है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि फाइलें अटकती हैं, फैसलों में देरी होती है और अफसर सीधे राजभवन को जवाबदेह है। वहीं एलजी विकास कार्यों में देरी के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं।
उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि जो बिजनेस रूल्स की फाइल उन्होंने एलजी को भेजी थी वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। इससे उनको क्या करना है, उनके अधिकार कितने हैं, किन डिपार्टमेंट में उनको कितना अधिकार है वो नहीं उनको मिल रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। जो बिजनेस रूल्स की फाइल है उसको अप्रूव करना चाहिए एलजी को, वो उनकी सबसे बड़ी जो है डिमांड्स है। जम्मू कश्मीर की राजनीति ने कई रंग देखे, लेकिन सीएम सचिवालय और एलजी के बीच आरोप प्रत्यारोप के सामने सभी रंग फीके पड़ गए। एक तरफ उमर अब्दुल्ला के सामने जनता से किए वादों को पूरा करने का दबाव रहा, तो वहीं एलजी के सामने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे को मजबूत बनाने की चुनौती थी। शायद ये भी एक वजह रही कि दोनों के बीच टकराव भी देखने को मिला। तो फिलहाल 2025 में तो बहुत कुछ नहीं बदला है दोनों के बीच, क्योंकि पहले पहलगाम हुआ और पहलगाम के बाद फ्लड्स आए, सिंदूर हुआ, उसके चलते जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का हो या सीएम ऑफिस का, वो इन्हीं चीज़ों में लगा रहा। लेकिन अगर हम 2016 की बात करें तो अब लोगों में एक उम्मीद है कि 2025 जो इतना अच्छा नहीं रहा, 2026 में एलजी और सीएम एडमिनिस्ट्रेशन, सीएम ऑफिस के बीच, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सीएम ऑफिस के बीच जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएंगे। सीएम को भी थोड़े इख्तियारात मिलेंगे, जिसके बाद वो भी जो एलिगेशंस हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उनको करना बंद करेंगे कहीं ना कहीं। और लोग चाहते हैं काम हो, प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो या आम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बाकी चीज़ों में उनको काम हो। लेकिन वो तभी होगा जबकि दोनों एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सीएम ऑफिस मिलके काम करें और लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको हल करें। तो 2025 में तो ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला कि उनमें कोई तालमेल बहुत ज़्यादा हो, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 में जो आने वाला वक्त साल है, इसमें दोनों के रिश्ते सुधर जाएंगे, दोनों की कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, दोनों में एक दूसरे के प्रति जो एक तरह से ट्रस्ट है वो बढ़ेगा, जिससे आम लोग, जम्मू कश्मीर के आम लोगों को फ़ायदा हो। यहाँ पे जो मुश्किलात हैं, जो मसले और मुश्किलात हैं, उनका खात्मा हो। वो तभी होगा कि जब दोनों पावर सेंटर जो है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या राजभवन है या सीएम ऑफिस है, वो मिलके काम करे और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे। कोऑर्डिनेशन से ही मसले और मसाइल हल होंगे और आपसी जब तालमेल से ही यहाँ के जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं उनका अजाला हो सकता है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। साल 2025 में जम्मू कश्मीर में मानसून की भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। वैष्णो देवी और मछेल माता यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में दर्जनों लोग मारे गए। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। अब देखते हैं इस आपदा के भयावह दृश्य और राहत प्रयासों की पूरी रिपोर्ट। साल 2025 में जम्मू कश्मीर में मानसून की बेरहम बारिश ने तबाही का तांडव रच दिया। तवी नदी का उफान, टूटे हुए पुल, बर्बाद घर और दुकानें और प्राचीन महाकाल मंदिर का ढहा रास्ता सब इस आपदा की चपेट में आ गया। भारी बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया, जिससे जम्मू, रियासी और अन्य इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई। 26 अगस्त को वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुबारी के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें लगभग 34 लोगों की जान चली गई। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया था, लेकिन हालात ने विकराल रूप ले लिया। भारी बारिश और मौसम की मार ने इस हादसे को और भयावह बना दिया। ये वैष्णो देवी मार्ग पर अब तक का सबसे बड़ा हादसा बनकर सामने आया। साल 2025 में अगस्त के महीने की बात है। जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिले में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी था। नदियां
नाले उफान पर थे, कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोगों की जान चली गई। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी की तेज लहरें लगभग पुल तक पहुंच चुकी थी। सलार डैम के गेट खुले हुए थे, प्रशासन और पुलिस की टीमें हाई अलर्ट पर थी। चिनाब नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से सेफर लोकेशंस पर ले जाया गया था। ट्रेनें यहाँ पर ठप होती हुई दिखाई दे रही थी, पहाड़ों से मलबा गिर रहा था, सड़कें बंद होती हुई दिखाई दे रही थी। और 26 अगस्त का वो दिन था जब श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। बारिशों का सिलसिला लगातार जारी था। अर्धकुंवारी के पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ जिसमें 30 से अधिक श्रद्धालुओं की जान चली गई, जो भूस्खलन की चपेट में आए, और कई श्रद्धालु इस दौरान घायल भी हुए। घायल श्रद्धालुओं से तुरंत मिलने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि जिन श्रद्धालुओं की जान चली गई उन जानों को मुआवजे से तो नहीं तोला जा सकता, लेकिन फिर भी जिन श्रद्धालुओं की जान चली गई या फिर जो श्रद्धालु घायल हुए हैं उन्हें जो भी मदद श्राइन बोर्ड हो या फिर केंद्र सरकार हो, इनकी तरफ से दी जाएगी। हादसे के तुरंत बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया। घायल श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। श्राइन बोर्ड ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था की। इसी बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन पर सवाल उठाया और कहा कि मौसम का अलर्ट था तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया और कहा कि वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से हुई मौतें दुखद है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। प्रशासन प्रभावितों की मदद कर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने भी श्रद्धालुओं के लिए जो है वो इनके लिए जो मुआवजे राशि की घोषणा की थी, लेकिन इस साल 2025 की बात करें तो इसमें जो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के इतिहास की बात करें तो आज तक का सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा साल 2025 26 अगस्त के दिन हुआ था, जहां पर कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। बताया जाता है कि 30 से 35 के बीच श्रद्धालुओं का आंकड़ा था जिनकी जान चली गई थी। कई श्रद्धालु आज भी उस दिन। फिलहाल खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।